नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डी की में। और आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र की उन टॉप 50 क्वेश्चन की जो कि आपकी आने वाले सी टेट और साथ ही साथ जो अदर टेट एग्जाम है जिनकी तैयारी में आप लगे हुए हैं, जो 2025 में होना है, उन सभी टेट एग्जाम के लिए CDP के मोस्ट IMP 50 क्वेश्चन। तो आइए और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन। चलिए लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के समक्ष किसी जानकारी को स्पष्ट और आनंददायी तरीके से रखना चाहिए तथा इस जानकारी को उन बातों से जोड़ना चाहिए जिसके बारे में शिक्षार्थी। अब चार विकल्प हमारे इस प्रकार से हैं। नहीं जानते हैं। अब देखिए, आप उत्तर को यहाँ पर कैसे थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर जिसके बारे में शिक्षार्थी, इस पॉइंट से ही आपको कनेक्ट करते हुए चलना है और अपने उत्तर का चयन इसमें करना है। तो जिसके बारे में शिक्षार्थी नहीं जानते तो ये तो हो नहीं सकता। पूर्व से जानते हैं, जानने के इच्छुक हों, जानने के इच्छुक नहीं है। तो देखिए, शिक्षक को शिक्षार्थियों के समक्ष किसी भी जानकारी को जब स्पष्ट और आनंददायी तरीके से रखना है तो इसकी जानकारी को उन बातों से जोड़ना चाहिए जिसमें शिक्षार्थी जानने के इच्छुक हों। यानी कि बच्चों के मन में जब जिज्ञासा होती है तो वो किसी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से रोचक और मन लगा करके उन चीजों को सीखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा इसमें यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न आता है, किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो देखिए, दूसरा प्रश्न जो है किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न जो होते हैं जिनमें नहीं है उनमें हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल्दबाजी में हम नहीं को अवॉइड कर देते हैं और हे वाली चीजों पर ध्यान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नहीं की बात हो रही है तो संवेगों का आधिक्य। तो किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर संवेग जो होते हैं उनका आधिक्य होता है, संवेग अपने चरम पर ही रहते हैं। इस अवस्था किशोर अवस्था में देखने को नहीं मिलती है, मतलब ये उसकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल नहीं होती है। और तीसरे विकल्प की बात करें, कल्पना की बहुलता, मानसिक विकास, तो देखिए कल्पनाशील ही होते हैं किशोर अवस्था में बच्चे। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा इसमें उत्तर बन जाता है। प्रमुख विशेषता में शामिल नहीं होगा संचय की प्रवृत्ति। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न आता है, समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है सहायक जो चीज होगी उसके बारे में। तो विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, लचीला पाठ्यक्रम, अनम्य स्कूल कैलेंडर, या विद्यार्थियों को आवश्यकता अनुसार उचित आवास, या सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो देखिए, समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जहां पर सभी प्रकार के जो बच्चे होते हैं, अब सभी प्रकार से मतलब यहाँ पर जो जैसे दिव्यांग बच्चे होते हैं, तो दिव्यांग बच्चों के लिए कहीं कहीं पर अलग स्कूल होते हैं, तो थोड़ी सी एक हीन भावना जो होती है उन बच्चों के मन में उत्पन्न होती है। तो सामान्य बच्चों के साथ साथ उन बच्चों का भी शिक्षण एक साथ हो, ऐसा जो शिक्षा व्यवस्था है वो हमारे समावेशी शिक्षा व्यवस्था कहलाती है। तो इसमें विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, मतलब जैसे बच्चे होते हैं दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं स्कूल में होना चाहिए, जैसे रैंप वगैरह की व्यवस्था होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें उनके लिए होना चाहिए। तो ये यहाँ पर इसमें सहायक रहेंगे। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये कुछ दोष होते हैं, जैसे गुणज वैफल्य कहा गया है। तो ये एक बच्चे जो है गणित में कुछ त्रुटियां करते हैं, संख्याओं को पढ़ने में गलतियां करते हैं। पठन वैफल्य है, ये पठन संबंधित दोष है। भाषा वैफल्य है, गति समन्वय वैफल्य। तो देखिए, यहाँ पर जो व्यक्ति के हाथ आंख आदि का जो तालमेल, शारीरिक संतुलन, इनका संतुलन और शारीरिक निपुणता की जो क्षमता होती है उसको जो प्रभावित करने वाला दोष है, तो वो इसमें आता है गति समन्वय वैफल्य। तो देखिए, गति समन्वय का मतलब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपके जो सभी अंग होते हैं वो एक साथ समन्वय बनाकर हमारे शरीर का संतुलन करते हैं और उसी के तहत हमारा जो पूरा शरीर होता है, सिस्टम होता है, वो कार्य करता है। तो यहाँ पर इससे आप इसको उत्तर को समझ सकते हैं।
आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। उन शिक्षार्थियों को सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टि बाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर जो हमारे शिक्षार्थी हैं वो दृष्टि बाधिता है और उस समय शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो आसपास की चित्र रूपी सामग्री को मौखिक स्पष्टीकरण से के साथ जोड़े। इन विद्यार्थी को हस्तलिखित नोट्स दे, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें, उन्हें स्कूल की एक अलग संकाय में दाखिला दें। तो देखिए, बच्चे दृष्टिबाधित है तो ये जो देखने संबंधी चीजें होंगी, ब्लैक बोर्ड है या पठन नोट्स है, ये बच्चों के लिए अनुपयोगी रहेंगे। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि जो आसपास के चित्र रूपी सामग्री है उसमें मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें। बच्चों को आसपास के जो अपनी चीजें हैं उनके बारे में मौखिक स्पष्टीकरण के साथ उनको जोड़ा जाए। तो पहला विकल्प यहां पर हमारा उत्तर बन जाता है। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? तो देखिए, बात यहाँ पर जनजातीय समुदाय के ऊपर हो रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उनके जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना चाहिए। ये तो बिल्कुल है कि हमें शामिल करना चाहिए। उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और महत्व को सम्मान देना चाहिए। तो बिल्कुल हर बच्चे की जो सामाजिक सांस्कृतिक महत्व है उनको सम्मान जरूर मिलना चाहिए। और पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना, तो ये हम देखते हैं पाठ्यक्रम में होती भी ये चीजें और उनको शामिल करना भी चाहिए। और उन संप्रतियों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है। तो इससे शिक्षिका को बचना चाहिए। जो चौथा विकल्प है ना, उन संप्रतियों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो ये यहाँ पर कुछ जो दोष हैं उनका एक युग्म बना करके दिया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार, इसमें लंबी अवधि की फिल्में दिखाएं और स्वलीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या। तो देखिए, यहाँ पर जो रणनीति का जो संयोजन दे रखा है यहाँ पर उसका सही युग्म हमें पहचानना है। 3 इसमें से गलत हैं। तो यहाँ पर जो स्वलीनता है, जितना हो सके एक ही समय सारणी या दिनचर्या, ये यहाँ पर इसके लिए सही युग्म इसमें शामिल रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एनसीएफ 2005 का एक मार्गदर्शक सिद्धांत है? तो यहाँ पर एकीकृत पाठ्यपुस्तकों का विकास, बस्ती के बोझ को कम करना, परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सभी इसमें शामिल होते हैं इसके मार्गदर्शक सिद्धांत के अंतर्गत एनसीएफ 2005 के। आगे लेते हैं अगला प्रश्न है, एक सामान्य बुद्धि का बच्चा भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई दिखाता है, यह निम्न बच्चे में निम्नांकित के कौन से लक्षणों को इंगित करता है? तो देखिए, बच्चा यहाँ पर भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई जो है वो दिखाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे को यहाँ पर डिसलेक्सिया जो विकार होगा वो यहाँ पर रहेगा, जिसके लिए पहला विकल्प हमारा उत्तर होगा। ज्योत्सना अक्सर निर्धारित कार्य को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर देती है ताकि वह उसे आसानी से कर सके और उपयोग कर रही है। तो वह किस चीज का उपयोग कर रही है? तो वह न्यूनकारिता का यहाँ पर उपयोग कर रही है। अब देखिए, जब आपके सामने कोई भी एक बड़ा कार्य होता है तो उस कार्य को आप यदि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके करेंगे तो निश्चित रूप से वो कार्य आपको थोड़ा सा आसान लगेगा और रुचि के साथ में आप उस कार्य को कर पाएंगे। आगे लेते हैं अगले प्रश्न का, निम्न में से कौन एक शिक्षक की भूमिका का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यहाँ पर करता है? तो एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक को दृढ़ता से अनुसरण करना चाहिए। ऐसे आराम के माहौल का निर्माण करें जहां बच्चे संवाद और खोजबीन के माध्यम से सीख सके। और तीसरा है, समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना महत्वपूर्ण है। डी है, शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है कि वह वर्ग कक्ष में अनुशासन बनाए रखे। तो ऐसे आराम के माहौल का निर्माण करना जहां बच्चे संवाद और खोजबीन के माध्यम से सीख सके। और आजकल स्कूलों में इसी प्रकार की एक्टिविटी बेस्ड कक्षाएं जो है वो संचालित होती है, जहां पर बच्चे खुद अपने आपस में बच्चों के साथ में मिलकर के संवाद करके इन चीजों को सीखते हैं। आगे लेते हैं, पिछड़ापन बालक के सीखने की किस गति का घोतक है? तो देखिए, पिछड़ापन बालक के सीखने की मंद गति का घोतक है। बच्चे में पिछड़ापन क्यों होता है? क्योंकि बच्चा मंद गति से सीख रहा होता है, तभी हम बच्चे में पिछड़ेपन की बात कर सकते हैं। तो मंद गति का ये घोतक होता है। इनमें से
कौन सी रणनीति मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के सबसे निकट मानी जाती है? प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, पाठ्यपुस्तक या इनमें से सभी? तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि जो है ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के सबसे निकट मानी जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं, जब कोई शिक्षक यह समझता है कि लड़के स्वाभाविक रूप से लड़कियों से गणित में ज्यादा अच्छे होते हैं, तो यह दर्शाता है कि शिक्षक चिंतक, नैतिक या लिंग भेदी या अच्छी सोच का है। तो देखिए यहाँ पर शिक्षक जब ऐसा समझता है तो निश्चित रूप से शिक्षक लिंग भेदी प्रकृति का है, मतलब दोनों में यहाँ पर पक्षपात कर रहा है। तो इसके लिए विकल्प सी हमारा उत्तर होगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? थायरडाइक, पावलोव, वेंडुरा या रोजर्स? तो यहां पर कह सकते हैं कि वेंडुरा के द्वारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है ये प्रतिपादित किया गया। आगे अगला प्रश्न है अभिकथन के रूप में। अभिकथन है यहाँ पर एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। अब इसका कारण बताया है, व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। तो क्या इसका जो कारण और कथन दोनों सही है, और जो कारण है वो सही व्याख्या करता है इस कथन एक ही, ये हमारा विकल्प होगा। और दूसरा है दोनों सही है लेकिन कारण उसकी सही व्याख्या नहीं करता। एक कभी तीसरा विकल्प है ए सही है लेकिन आर गलत है, और चौथे विकल्प में दोनों ही गलत है। तो देखिए कथन भी यहाँ पर सही है और उसके पीछे जो कारण बताया है वो भी सही है, और कारण उसकी सही व्याख्या भी करता है। देखिए एक बच्चा 11 महीने में चलता है, दूसरा 15 महीने में, तो निश्चित रूप से दोनों बच्चों में विकास का जो स्तर है वो भिन्न भिन्न दरों पर हो रहा है। सभी बच्चों में विकास एक समान नहीं होता है। आगे लेते हैं अगला प्रश्न है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? आनुवंशिक बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर? तो यहाँ पर क्या पहला विकल्प सही है, दूसरा पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा, या पहला दूसरा और तीसरा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विकास निम्न में से निर्भर करता है आनुवंशिक बनावट, भौतिक वातावरण और सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो बिल्कुल 1, 2, 3 तीनों ही यहाँ पर हमारे उत्तर के रूप में सही रहेंगे। आगे लेते हैं, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास का समर्थन देता है? तो यहाँ पर शेषावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था? तो हम कह सकते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था यहाँ पर प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन मानी जाती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत बार स्टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहां पर हम कह सकते हैं बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था उसका परिवार होता है। परिवार जो होता है वो उसकी प्राथमिक एजेंसी कहलाती है। यहाँ पर विद्यालय द्वितीयक एजेंसी के रूप में कहलाती है। ये आप ध्यान रखिएगा, दोनों को काफी बार पूछे जा चुके प्रश्न हैं। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है, और पियाजे के अनुसार इसका कारण क्या है? तो देखिए यहाँ पर बच्ची जो है ये तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। तो इसके पीछे जो पियाजे के अनुसार इसका जो कारण है वह बच्ची जो है प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं रिवर्स थिंकिंग यहां पर नहीं रखती है। आगे देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या होगा? सामाजिक अन्योन्यक्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रय युग्मन, या फिर है संतुलन? तो यहां पर हम कह सकते हैं सामाजिक अन्योन्यक्रिया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। 2 छात्र एक ही गद्यांश को पढ़ते हैं और फिर भी इसके अर्थ को पूरी तरह से अलग अलग व्याख्या करते हैं, उनके बारे में इनमें से क्या सही है? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 2 छात्र जो है जब वो एक ही गद्यांश को पढ़ते हैं और फिर भी इसके अर्थ को पूरी तरह से अलग अलग रूप से व्याख्या दोनों करते हैं, तो इसके बारे में हम क्या यहाँ पर कह सकते हैं? यह संभव नहीं है, उन्हें गद्यांश पढ़ने की जरूरत है। यह संभव है क्योंकि शिक्षक ने गद्यांश की व्याख्या नहीं की है।
सी है, यह संभव है क्योंकि विभिन्न कारक अलग अलग ढंग से व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर सी विकल्प जो है वो एकदम सही होगा इस प्रश्न के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब दोनों अलग अलग रूप से उसको व्याख्या करते हैं तो यहाँ पर अधिगम में भी विभिन्न प्रकार के जो कारक हैं वो अलग अलग ढंग से व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आप कक्षा के अंदर देखते हैं, एक कक्षा में जितने भी बच्चे होते हैं, परंतु सबसे टॉप वाला बच्चा जो होता है वो सबसे कम नंबर वाले बच्चे से डिफरेंट आपको दिखेगा, जबकि शिक्षक ने सबको एक साथ पढ़ाया और कुछ बच्चे एवरेज रह गए। तो यहाँ पर भाई सब एक समान क्यों नहीं है? तो अधिगम जो होता है वहां पर अलग अलग कारक जो होते हैं व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। कौन ध्यान से पढ़ता है, कौन ध्यान से सुनता है, कौन समझता है। तो ये सब चीजें जो होती है अधिगम को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। करके सीखने पर आधारित है निगमन, प्रयोजना विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। तो प्रयोजना विधि जो होती है ये करके सीखने पर आधारित होती है और काफी अच्छी विधि भी मानी जाती है, क्योंकि जब हम खुद करके सीखते हैं तो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान उस चीजों का होने लगता है। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। तो यहाँ पर अधिगम, अधिगम का स्थानांतरण, परिपक्वता या अध्ययन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। जब सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना होता है तब हम इसे अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे इस प्रकार से आप साइकिल चलाना जानते हैं, आप मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं, आपके पास जो मोटरसाइकिल है और दूसरे के पास दूसरी कंपनी की मोटरसाइकिल है तो आप उसको भी चला सकते हैं, क्योंकि आपने जो चीज सीखी है, जो ज्ञान आपके पास में है, उसका आप अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अधिगम का स्थानांतरण ही कहलाता है। तो एक जैसी स्थिति में हमारे पास जो ज्ञान होता है उसका उपयोग करना, इसे हम कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। आगे देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। तो शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व यहाँ पर रहेगा? समाजीकरण वातावरण का निर्माण करना, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है उपरोक्त सभी। आगे लेते हैं, शिक्षार्थी नहीं सीख सकते जब तक। तो देखिए, शिक्षार्थी जब तक नहीं सीख सकते जब तक वो सीखने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। आपको कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं सिखा सकता जब तक आप सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो देखिए, शिक्षार्थी नहीं सीख सकते जब तक उन्हें सीखने के लिए तैयार नहीं किया जाता। तो बच्चों को सिखाना है तो उसके लिए पहले उनको तैयार करना पड़ेगा। आगे देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का मुख्य गुण है। तो बाल केंद्रित शिक्षण विधि का मुख्य गुण होता है, देखिए विधि में ही यहाँ पर नाम छुपा हुआ है, बाल केंद्रित शिक्षण। तो आपको बच्चे को, बालक को केंद्र में रखना पड़ेगा और उसकी रुचि, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको पढ़ाना, ये बाल केंद्रित शिक्षण विधि का मुख्य गुण होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर बन जाएगा। शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है। तो देखिए, छात्रों को दंड देना ये कोई भी महत्वपूर्ण कारक में शामिल नहीं होता है। तो यही हमारा उत्तर होगा, दंड तो देना ही नहीं है। और यही जब आ जाता है विकल्प में तो वही हमारा उत्तर होगा सबसे कम महत्वपूर्ण कारक में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? लक्ष्य और समय तालिकाओं का निर्धारण, संगठन चार्ट और संकल्पना चित्रों का निर्माण, उदाहरणों तथा गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, समन्वय साथी की व्याख्या करना, स्वयं से पूछताछ करना। तो यहां पर जो उत्तर होगा हमारा वो हम कह सकते हैं 1, 2 या 5, और या फिर 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए, प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरणों में ये सभी चीजें शामिल होती है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा उत्तर होगा, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा शामिल होंगे। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को, किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किंडरगार्टन विधि जो होती है, जिसे हम KG1 KG2 कक्षाएं कहते हैं, LKG UKG जो होती है, ये हमारी LKG का मतलब ही होता है लोअर किंडरगार्टन और UKG का मतलब होता है अपर किंडरगार्टन। तो देखिए, जो कक्षाएं होती है स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में चलती है LKG UKG, तो ये जो विधि होती है जहां पर बच्चों को खेल खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, इस विधि के जन्मदाता जो हैं वो फ्रोबेल माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर
उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। हावर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिसमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं, व्यवहारों को समझने के साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझ सकते हैं, उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, तो यहाँ पर बुद्धि अंतर व्यक्तित्व बुद्धि यहाँ पर कहलाती है, जिसे हम इंटरपर्सनल भी कहते हैं। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, तो देखिए जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं मतलब जब बच्चे शुरुआत में आपके स्कूलों में प्रवेश लेते हैं, कक्षाओं में प्रवेश लेते हैं, तो वहां पर बच्चों को क्या छूट मिलनी चाहिए? तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जाना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। तो बिल्कुल सही बात है। जब शुरुआत में बच्चे स्कूल या कक्षाओं में प्रवेश लेते हैं, तो बच्चे कोरी स्लेट होते हैं, तो वहां पर बच्चे स्कूल के बारे में, वहां की भाषा के बारे में कुछ नहीं जानते। तो बच्चों को जैसे बोलना चाहें वैसे बोलना देना चाहिए और उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, किसी छात्र की मानसिक और वास्तविक दोनों आयु 7 वर्ष है, उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो सामान्य बुद्धि से नीचे, सामान्य बुद्धि या तीव्र बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो बच्चे को हम यहाँ पर सामान्य बुद्धि में ही रखेंगे, क्योंकि मानसिक और शारीरिक जो वास्तविक आयु दोनों ही 7 वर्ष है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किसी जांच के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय इनमें से किसको ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो यहां पर हम कह सकते हैं प्रकरण, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, प्रश्नों का स्वरूप या फिर है शिक्षण समय। तो यहां पर शिक्षण समय को इसमें ध्यान में नहीं रखा जाता है। ऑप्शन डी यहां पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए गणित शिक्षण का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना, संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, समस्या समाधान कौशल का विकास करना या विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना। तो यहां पर कह सकते हैं समस्या समाधान का कौशल बच्चों में विकसित करना। विकल्प सी यहां पर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न होता है, एक शिक्षिका अपने बच्चों को अपने आप से बात करने, जिसे हम व्यक्तिगत वाक्य कहते हैं, को क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? क्या बच्चे को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह आत्म केंद्रितता को बढ़ावा देता है? उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अपना खुद का ध्यान भंग करता है। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है। तो बिल्कुल उस बच्चे को हमें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न लेते हैं। पाठ योजना का मुख्य भाग है। तो पाठ योजना के मुख्य भाग में निष्कर्ष, पुनरीक्षण, तैयारी या प्रस्तुतिकरण। तो यहां पर हम कह सकते हैं पाठ योजना के मुख्य भाग में उसकी तैयारी शामिल होती है। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चों में अमूर्त तर्क एवं तार्किक कौशल विकसित होते हैं? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि वो जो अवस्था जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, उन अवस्थाओं में से जो अवस्था बच्चों में तर्क और तार्किक कौशल विकसित करती है, संवेदी गति अवस्था, मूर्त प्रक्रियात्मक अवस्था, प्राक प्रक्रिया अवस्था या औपचारिक प्रक्रिया अवस्था। तो यहां पर हम कह सकते हैं औपचारिक प्रक्रिया अवस्था वो अवस्था कहलाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गणित सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। किस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? त्रुटियों से पूर्णतः बचना। देखिए त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती है और उनसे बचा नहीं जा सकता है। उन्हें कम जरूर किया जा सकता है, पर कहीं ना कहीं त्रुटियां होती रहती है। उदाहरण से नियमों सूत्रों का पता लगाना और नियम सूत्रों को याद करने पर जोर, इनमें से सभी। तो यहां पर हम कह सकते हैं उदाहरण से नियम या सूत्रों का पता लगाना, इसके लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें उत्तर हो जाता है। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए सवाल पूछने के संदर्भ में जो सही नहीं है, विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने के मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है।
तो हर बार हम प्रश्न विद्यार्थी से उसका परीक्षण करने के लिए नहीं करते हैं। विद्यार्थी कितनी रुचि, कितना ध्यान, कितने चिंतन के साथ में चीज़ों को अधिगम कर रहा है, सीख रहा है, बहुत सारी चीज़ें प्रश्न करने के पीछे रहती है। तो पहला ही विकल्प यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव इनाम है, सांस्कृतिक उपकरण है, स्कीमा है या संज्ञानात्मक द्वंद्व है। तो देखिए, लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव सांस्कृतिक उपकरण, यहां पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को कहा जाता है। तो इसे हम अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को स्कीमा कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा, स्कीमा। आगे अगला प्रश्न आता है, TAT परीक्षण का पूर्ण नाम क्या है? तो देखिए, TAT परीक्षण जिसे हम थैमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट कहते हैं और फुल फॉर्म इसका थैमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट होता है। तो बी विकल्प जो है वो इसके पूर्ण नाम के साथ में सही है, ऑप्शन बी। आगे लेते हैं, प्रेक्षण का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, प्रेक्षण का सीधा सीधा अर्थ यदि देखा जाए तो प्रेक्षण मतलब होता है देखना। ऑप्शन ए यहां पर हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और मनोविश्लेषणात्मक विधि के जो जन्मदाता माने जाते हैं, प्रतिपादक माने जाते हैं, वो है सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा उत्तर होगा। आगे लेते हैं, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? तो देखिए, एक हरमन रोसा स्याही धब्बा परीक्षण है जो व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उपयोगी होता है और यहाँ पर इस परीक्षण में जो कार्ड अपनाए जाते हैं वो 10 कार्ड होते हैं और उन 10 कार्डों के माध्यम से व्यक्तित्व का परीक्षण इसमें किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? तो असंदर्भित पाठ्यक्रम, विषय वस्तु को कम करने के विविध तरीके, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां, व्यक्तिगत भिन्नताओं का मान। तो यहां पर हम कह सकते हैं असंदर्भित पाठ्यक्रम ये असफलता के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा उत्तर होगा। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की रिक्त स्थान भागीदारी की आवश्यकता होती है। तो देखिए, प्रभावी अधिगम तभी हो सकता है जब जो अधिगम को प्राप्त करने वाला विद्यार्थी होता है, शिक्षार्थी होता है, जब वो खुद सक्रिय होगा तो उसकी सक्रिय भागीदारी काफी जरूरी होती है। मतलब बच्चा सीखने के लिए तैयार होगा तो अधिगम आपका प्रभावी हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर उत्तर होगा। अधिसंज्ञानात्मक कौशल, तो अधिसंज्ञानात्मक कौशल जो होता है ये चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, संज्ञान और समस्या को समाधान को प्रभावित नहीं करते हैं, केवल विषय वस्तु के रटने पर निर्भर होते हैं या विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर उत्तर होगा। लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं, या अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? तो देखिए, लड़कों को खेलने के लिए कार दी जा रही है, यांत्रिक ब्लॉक दिए जा रहे हैं और लड़कियों को गुड़िया दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज जो है ये जेंडर पक्षपात को दर्शाता है और इसके लिए विकल्प जो सी होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। यहां पर आज के जो हमने टॉप 50 क्वेश्चन लिए थे ये क्वेश्चन यहां पर हमारे समाप्त होते हैं। तो इस बाल विकास से संबंधित प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।